डियर फ्रेंड्स, ये हमने अभी जो लास्ट में डिस्कशन किया भाई, बड़ा बढ़िया ऐसा हमारे पॉइंट चल रहे थे। पॉइंट कुछ तरीके से कि भाई अगर आप देखें तो जो टर्म्स हमें सुनने को मिल रहे हैं वो आपके पास एक म्यूआर करके टर्म आ रहा है, एक जाई आ रहा है। अगर आप इसे इंडिविजुअली देखें अलग से चल के, तो भाई जाई क्या हुआ, आई की वैल्यू आप जाई एच लिख रहे हैं। ये थियोरेटिकली आपने मानी, ये देखना पड़ेगा कि एजम्पशन पे चल रहा है। ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे एक्सटर्नल बढ़ा होगा इंड्यूस बढ़ना चाहिए। अब जाई की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है ना, तो आई पैरेलल टू एच होगा। मतलब आपने एक्सटर्नल लगाया और मेटल का रिस्पॉन्स भी वैसे आ गया जो उसके अंदर इंडक्शन आया। जाई की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब आई अपोजिट एच होगा। भाई तुमने फील्ड लगाई राइट साइड में और तुम्हारी इंडक्शन वाली भी इधर ही आ गई। तुमने फील्ड लगाई राइट साइड में और इंडक्शन वाली अपोजिट आ गई, तो जाई की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब आई पैरेलल टू एच। जाई की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब आई एंटी पैरेलल टू एच। ठीक है, जाई एक टर्म हुआ जिसको हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोला, और ये वैल्यू आपको एक नई क्वांटिटी से रिलेट करती है 1+i इक्वल टू म्यू आर इक्वल टू 1+i। म्यू आर जो है ये बताता है कि अगर आपने एक जगह वैक्यूम क्रिएट किया था और वहाँ पे आप मेटल इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो मेटल के अंदर मैग्नीफाइड वैक्यूम की तुलना में कंपैरिजन में कितनी टाइम्स हो जाती है ना। तो म्यू आर होता है 1+i। श्योर है जिनका जाई पॉजिटिव होगा उनका म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा, उनके अंदर मेटल में मैग्नीफाइड वैक्यूम से ज़्यादा होगी। जिनमें जाई नेगेटिव होगा उनका म्यू आर लेस देन 1 होगा, मेटल जो होगा उसके अंदर मैग्नीफाइड वैक्यूम से कम होगी। क्लियर? तो अगर हम लोग देखें तो बड़ा सिंपल सा डिस्कशन आता है यहाँ पर कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखी जाए, जैसे पैरा की बात करी या फेरो की बात करी, तो मैंने एक टेबल देखी सिंपल से। उस टेबल में मैंने देखा कि भाई मेरे पास जो डिस्कशंस आ रहे हैं, है ना, देखो ये एक फिक्स वैल्यू तो नहीं आती है इसमें, नो डाउट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती होंगी चीज़ें। तो अगर मैं बात करूं डायमैग्नेटिक की, तो डायमैग्नेटिक में मेरे पास बिस्मथ आया है ना। तो बिस्मथ के अंदर क्या है, सब बिस्मथ जो होगा आपके उसको अपोज करेगा, और इसमें म्यू आर जो होता है आपका लेस देन 1 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.99983 है ना। अच्छा, मैंने इसको कंपेयर किया किससे जाके बच्चे, पैरा से। एक दूसरा मैंने पैरा पिक किया, एल्युमिनियम की बात करी। एल्युमिनियम का म्यू आर मैंने देखा टेबल में मुझे जो मिल रहा है वो 1.0002 मिल रहा है। भाई फ़र्क है दोनों में, एक में म्यू आर ग्रेटर देन 1 है क्योंकि वो मेटल अपोज कर रहा है, और एक में लेस देन 1 है क्योंकि वो जिसमें अपोज करेगा उसमें लेस देन 1 आएगा, जिसमें सपोर्ट करेगा उसमें ग्रेटर देन 1 आएगा। वहीं बच्चे मैंने कंपेयर किया जाके फेरो की बात करें, है ना। तो फेरो में म्यू आर की वैल्यू बच्चे डिपेंड करती कई फैक्टर्स पे, लेकिन अगर मैंने बात करी आयरन की, आयरन भी कई तरह का आता है, 99% प्योर, 99.8% प्योर, उसमें भी आपने कुछ कोबाल्ट निकल मिला दिया। उन्होंने कहा कि सर अगर मैं 99% के आसपास लेके चलूँ तो इसका म्यू आर देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है, 5000 के आसपास आ रहा है। मतलब मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम के कंपैरिजन में 5000 गुना होगी। मैं मान लो अगर तुम्हारे पास एक सोलनॉइड है और सोलनॉइड के अंदर तुम फेरोमैग्नेटिक डाल दो, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं पूछूं तो कितनी थी, म्यू नॉट NI थी, और ये फेरोमैग्नेटिक अगर 5000 वाला है तो 5000 गुना हो जाएगी म्यू नॉट NI के कंपैरिजन में। तो म्यू आर बताता है पहले मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI थी, अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो म्यू नॉट NI के कितने टाइम्स, म्यू आर टाइम्स। ठीक, तो हम लोग अपने डिस्कशन पे वापस चले, जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमने बच्चे यहाँ तक पॉइंट डिस्कस कर लिया था, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो पैरामैग्नेटिक की बात जल्दी से देखी जाए क्या होगी, जाई पॉजिटिव होता है, म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है, नेट फील्ड एक्सटर्नल से ज़्यादा आती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जाई पॉजिटिव होता है तो मेटल जो होता है एक्सटर्नल फील्ड जो आप करंट से लगाते हो
उसको सपोर्ट कर देता है तो नेट फील्ड ज़्यादा हो जाती है। तो नेट फील्ड बच्चे क्या होती है, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस। अब हमेशा ध्यान रखना बेटा, नेट फील्ड क्या होती है, जिसको आपने आज तक बी पढ़ा था उसमें इंड्यूस था ही नहीं ना, तो बी एक्सटर्नल आता था। नेट फील्ड में एक बी एक्सटर्नल आता है और एक बी इंड्यूस आता है। बी एक्सटर्नल जो होता है बच्चे वो म्यू नॉट एच होता है, और बी इंड्यूस क्या होता है, वो म्यू नॉट आई होता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फील्ड तब होती थी जब वैक्यूम था और मेटल की वजह से आपके इंड्यूस फील्ड आ गए आपके, तो ये म्यू नॉट आई आ गया। तो अगर मैं जाई की वैल्यू एच लिखता हूँ, आई की वैल्यू जाई एच लिखता हूँ, तो म्यू नॉट एच कॉमन। बी वैक्यूम और बी मेटल का रेशियो अगर देखा जाए तो म्यू आर आता है 1 प्लस जाई। हम 2 बार पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। जाई पॉजिटिव तो पैरा म्यू आर ग्रेटर देन 1, जाई नेगेटिव डाया म्यू आर लेस देन 1। ये बच्चे आपको जाई दिया गया एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का, सो इसका जाई इस ऑर्डर का आता है। सो सिल्वर और गोल्ड की बात की जाए, ये आपके डायमंड है, इनका जाई ये आता है। तो जाई पॉजिटिव होगा तो म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा, जाई नेगेटिव होगा तो म्यू आर लेस देन 1 होगा। क्लियर? बहुत ज़रा सा फर्क है। 1 में आप क्या जोड़ने वाले हो, देखो तो 1 में क्या जोड़ रहे हो, 2.1 इंटू 10⁻⁵ तो फ़र्क आता है, पर बहुत ज़रा सा फ़र्क है, पर उसको ही काउंट करना है। तो अगर मैं बात करूँ म्यू आर की बात करी जाए, तो म्यू आर जैसे आपने वैक्यूम लिया, यहाँ वैक्यूम था, यहाँ मैग्नीफाइड कितनी होगी, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई आता है। भाई आई क्यों आएगा, यहाँ मेटेरियल ही नहीं है, तो एच की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, एन आई, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, या फिर टेक्निकली एच इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस आई था, पर आई तो है ही नहीं ना, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एच आ गया। लेकिन अगर तुम उसके अंदर एक ऐसा मेटेरियल डाल दो जिसका म्यू आर 3 हो, है ना, बहुत ज़्यादा बोला मैंने, आपने अभी खुद देखा म्यू आर 1.002 है, पर मान लेते हैं म्यू आर 3 है, तो म्यू आर 3 का मतलब अब ये जो ग्रीन फील्ड लाइंस म्यू नॉट एन आई की थी, मेटल डालते फील्ड लाइंस बड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी। देखिए पहले फील्ड कितनी थी, बी थी, तो अगर म्यू आर 3 है तो अब 3B फील्ड हो जाएगी। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड 3 गुना हो गई, क्यों, क्योंकि म्यू नॉट एन आई तो थी, ये 2B किसकी वजह से आ गई, म्यू नॉट आई की वजह से। क्लियर? तो यहाँ पे को पूछे ससेप्टिबिलिटी कितना होगा, तो ससेप्टिबिलिटी होता है बेटा आई इक्वल टू जाई एच। आई कितना आ रहा है बच्चे, वो 2 गुना आ रहा है एच का, तो जाई की वैल्यू 2 आएगी। क्लियर? ससेप्टिबिलिटी बच्चे मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लोग बात करेंगे पैरामैग्नेट को लेके। पैरामैग्नेट्स में अगर बात करूँ, आपने से ये एटॉमिक मैग्नेट्स थे, कोई मैग्नेटिज्म नहीं था, बाहर से फील्ड म्यू नॉट एच लगाई, मैंने खटाखट बढ़िया से तैयार होके एक लाइन में खड़े हो गए, एक फील्ड आ गई। अब अगर टेम्परेचर T पे ये डिस्कशन था, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने से सबको पता है, गैस के ज़माने से पढ़ते आ रहे, रैंडमनेस बढ़ती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी। अब जो अलाइनमेंट होगा उतना अच्छा नहीं होगा, अगर अलाइनमेंट अच्छा नहीं होगा तो आई डिक्रीज कर गया। टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा एच तो उतना ही रहा, आई डिक्रीज कर गया, इसका मतलब जाई डिक्रीज कर गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करती है। पैरामैग्नेट्स के लिए जाई क्यूरी लॉ क्या होता है बच्चे, जाई इक्वल टू सी बाई टी। सी आपका एक कांस्टेंट लिया बच्चे आपने, टी टेम्परेचर हुआ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे एटॉमिक मैग्नेट्स की रैंडमनेस बढ़ेगी, उससे उनका इंटेंसिटी जो होगा, जो इंटेंसिव मेडिएशन होगा वो कम होगा, अच्छा सा मैग्नेट नहीं बनेगा, आई कम होगा तो जाई कम हो रहा हो, क्योंकि एस तो करंट पे डिपेंड करता है ना, तो जाई कम होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। फेरो के साथ बच्चे दिक्कत यह है कि इनके अंदर होते हैं डोमेन। अब इनमें भी एक बड़ा बढ़िया सी चीज़ है, एक नया टेम्परेचर बोलते हैं, क्या टेम्परेचर बोला, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर हम ऐसा बोल सकते हैं परिवर्तन। सर परिवर्तन मतलब सर अगर पैरा को गर्म करते, सॉरी फेरो को गर्म करते जाओ, आप करो उसको एक हीटर के ऊपर रख दो और उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, क्या उसके डोमेन आपको लगते हैं बच्चे हमेशा बने रहेंगे? जब आपको लगता है चीज सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जब वहाँ बॉन्ड टूटते तो यहाँ भी तो दोनों डोमेन टूट सकते हैं ना। जिस टेम्परेचर पे आपके डोमेन टूट जाते हैं उस टेम्परेचर के ऊपर फेरो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, फेरो विल कन्वर्ट इनटू पैरा। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर पैरा में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। आयरन के लिए लगभग 1040 केल्विन आता है। 1040 केल्विन का मतलब इसके सारे गांव सुरक्षित रहेंगे जब तक तुम्हारा टेम्परेचर 1040 केल्विन से कम होगा, लेकिन टेम्परेचर 1040 से बढ़ाया तो वहाँ से डोमेन ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे ये कहने को फेरो है, और अगर 1040 केल्विन के ऊपर गए तो ये पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इफ़ वी हीट फेरो बियॉन्ड
क्यूरी टेम्परेचर, फेरो विल कन्वर्ट इनटू पैरा। हाँ, अगर कोई पूछे ग्राफ क्या आता है, तो फेरो का ग्राफ बच्चे कैसा था, तो फेरो का ग्राफ आपके पास कुछ तरीके से आया था। जाई टेम्परेचर बढ़ाने पे जाई क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को डबल करोगे, जाई आपका आधा हो जाएगा। फेरो भी यही ग्राफ फॉलो करेगा, पर फेरो में दिक्कत क्या है, क्यूरी टेम्परेचर से पहले जाई आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। क्यूरी टेम्परेचर के बियॉन्ड सर ये वही ग्राफ फॉलो करता है जो उसे करना चाहिए था। तो यहाँ पे जाई इक्वल टू सी डिवाइड बाई टी माइनस टी सी आता है। ठीक है, क्लियर। तो ये ग्राफ आप फॉलो करेंगे, लेकिन बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे पैरा में कन्वर्ट होता है। अब अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं, तो पहली बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बोर्ड में पूछा जाता है पैरा में क्या होता है, इंड्यूस फील्ड जो आएगी आपकी, जो मेटल के अंदर आएगी, वो एक्सटर्नल के पैरेलल होगी। म्यू नॉट आई म्यू नॉट एच के पैरेलल होगा। जाई पॉजिटिव होगा, तभी तो आई इक्वल टू जाई एच से पैरेलल आया। म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा, और मेटल के अंदर फील्ड वैक्यूम की तुलना में ज़्यादा होगी। अगर आपका ये वैक्यूम में फील्ड देखी जाए ऐसी थी, तो उसके अंदर अगर तुमने पैरा डाल दिया तो फील्ड थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। एक चीज़ और बहुत अच्छी होती है कि अगर तुम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बॉल को कहीं रखो, तो उसके अंदर टेंडेंसी होती है वीक से स्ट्रांग की तरफ जाने की। तो हमेशा पैरामैग्नेटिक किधर से किधर भागता है, फ्रॉम वीक पोर्शन टू स्ट्रांग पोर्शन जाता है। तो अगर तुम मैग्नेट के सामने, बार मैग्नेट के सामने एक छोटी सी बॉल रख दो, तो ये फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी, वीक से स्ट्रांग। तो अगर देखा जाए तो जो बार मैग्नेट होता है वो पैरा को भी अट्रैक्ट करता है और आयरन को भी। आयरन होता था फेरो, फेरो को तो अट्रैक्ट करेगा ही, पैरा को भी अट्रैक्ट करता है। सर अगर मैं यहाँ पे दो ऐसे यहाँ पे यूट्यूब ली बच्चे, उसमें मैंने पैरामैग्नेटिक लिक्विड डाल दिया। अब पैरामैग्नेटिक लिक्विड डाल के चारों तरफ अगर मैं मैग्नेट लगाऊँ इस साइड, तो लिक्विड किधर भागेगा, फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो एकदम से राइज कर जाएगा। अगर लिक्विड राइज कर जाए तो पैरामैग्नेटिक होगा। ये बात यही नहीं है, अगर तो अब पैरामैग्नेटिक सैंड हो और एक बोल में भर दो, सबको पता है बोल में अगर पैरामैग्नेटिक सैंड भरोगे तो वह ऐसी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसको मैग्नेट के बीच में रखोगे, ला के रखोगे, तो एकदम से क्या होता है बच्चे, जो पैरामैग्नेटिक सैंड होती है वो आपकी इस तरीके से चलती है कि वीकर से स्ट्रॉन्गर पोर्शन की तरफ मूव करती है। और अगर मैं आपकी पैरामैग्नेट की एक पेंसिल रखूं, तो हमेशा ध्यान रखना ये अपने आप को कोशिश करती है अपनी अलाइन करने की इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डाया में ये चीज़ें बेटा थोड़ी सी चेंज होती हैं। इंड्यूस फील्ड एक्सटर्नल को अपोज करती है, जाई नेगेटिव होता है, म्यू आर लेस देन 1 होता है। ये हमेशा स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ फील्ड से वीकर रीजन ऑफ फील्ड की तरफ भागता है। अगर मैग्नेट के सामने कोई चीज़ रखने पे वो दूर जा रही है, उसको रिपल्शन मिल रहा है, तो श्योरली वो क्या रहा होगा, डायमैग्नेट। लिक्विड लिया बच्चे और वो नीचे की तरफ एकदम से भाग गया, दूर भागा, तो उसे क्या बोलेंगे, डायमैग्नेट। सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो बीच में अगर पोर्शन इस तरीके से एम्प्टी हो जाएगा, तो भाई आप बोलोगे सर वो किस तरफ भाग रहा है बच्चा, तो आप बोलोगे सर अगर स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ भाग रहा है तो श्योरली आपका डायमैग्नेट होगा। वीकर से स्ट्रॉन्ग की तरफ भाग रहा है तो पैरामैग्नेट। यहाँ पे अगर डायमैग्नेटिक पेंसिल को तुम हैंग करोगे तो परपेंडिकुलरली अरेंज हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागेगी। और फेरो में बच्चे सबको पता है क्या होता है, इंड्यूस फील्ड पैरेलल होती है एक्सटर्नल के, जाई पॉजिटिव होता है। अभी मैंने आपको दिखाया म्यू आर लगभग 99% आयरन के लिए 5000 के आसपास आ रहा था। तो मेटल के अंदर फील्ड वैक्यूम के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर, ये पॉइंट बच्चे हमने आपको डिस्कस किया यहाँ पर। अब ये आपके सारे जितने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से उसको कंपेयर किया। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं पूछूँ समरी बच्चे क्या क्या आई, जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े वो फॉर्मूलेज आपके पास कुछ तरीके से आते हैं। पहला फॉर्मूला बच्चे कि कितना अच्छा मैग्नेटाइज हुआ है वो I इक्वल टू M/V होता है। जो मैग्नेट बार मैग्नेट होता है उसके पोल स्ट्रेंथ को देखा जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बच्चे M/D आती है, बिल्कुल Q/D जैसा है। उस हिसाब से देखा जाए तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू बच्चे इंटेंसिव मैग्नेटाइजेशन इनटू एरिया होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, इंटेंसिव मैग्नेटाइजेशन इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब पोल्स की स्ट्रेंथ एरिया पे डिपेंड करेगी। जितना क्रॉस सेक्शन में बड़ा मैग्नेट होगा उतना पोल स्ट्रेंथ बेटर होगी, और जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आया बच्चे हमारे पास कि भाई H इक्वल टू B/μ0 - I आता है।
तो बी की वैल्यू म्यू नॉट एच प्लस आई आ गई। आज तक की पढ़ाई से पहले हमारी दुनिया में म्यू नॉट एच था, मेटेरियल तो था ही नहीं ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसकी वजह से होती है? करंट वाली फील्ड और मटेरियल वाली फील्ड। करंट वाली फील्ड वैक्यूम में, मटेरियल वाली फील्ड नहीं होगी, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एच होगा। वैक्यूम के केस में आप धड़ल्ले से बी की वैल्यू म्यू नॉट एच लिखिए, लेकिन आपको लगे कि सर अगर मैग्नेटिक मटेरियल आ गया है तो एक करंट वाली फील्ड तो होगी और इंड्यूस वाली पे। अब इंड्यूस इसके पैरेलल अगर आ गई तो बी की वैल्यू जो नेट होगी वो म्यू नॉट एच से ज़्यादा हो जाएगी। म्यू नॉट एच से ज़्यादा का मतलब क्या होता है? नेट फील्ड जो होगी बच्चे वैक्यूम वाले से ज़्यादा होगी। कितने गुना होगी? वो होता है म्यू आर, और म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस आई आती है। क्लियर? जाई की वैल्यू सी डिवाइड बाई टी। जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा ससेप्टिबिलिटी कम होती जाती है। और फेरो के लिए अगर बात करें तो जाई के लिए सी डिवाइड बाई टी माइनस टी सी। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे फेरो के डोमेन टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका पैरा में। क्लियर? तो यहाँ तक का बच्चे मैंने डिस्कशन आपको दिया। हमारे पास एक इसमें छोटा सा टॉपिक और बचता है, हिस्टैरिसीस। वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। ये हमने डिस्कशन अभी तक जो कवर किए वो सारे आपके आई के, जाई के, म्यू आर क्या होता है, म्यू आर 1 प्लस आई आता है, ये पॉइंट कवर किया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हिस्टैरिसीस कवर करेंगे।